ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 9 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 8वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है द्रव्य गुण और कर्म में समानता। द्रव्य गुण और कर्म के अंदर साध्यर्म को लेकर के 8वें सूत्र में स्पष्ट किया है। नित्य द्रव्यों को छोड़ करके जो अनित्य द्रव्य हैं, उन समस्त अनित्य द्रव्यों में अनित्य गुणों में कर्म तो अनित्य ही होते हैं, तो अनित्य द्रव्य में, अनित्य गुणों में और कर्म में क्या साध्यर्म है, क्या समानता है, तो इसको लेकर के 8वें सूत्र में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। द्रव्य गुण कर्म तीनों सत स्वरूप होते हैं, तीनों की सत्ता है। तो तीनों में सत्ता है, तीनों की विद्यमानता है, तीनों सत स्वरूप है और तीनों ही अनित्य होते हैं और तीनों ही द्रव्य में रहने वाले होते हैं, द्रव्यवत होते हैं। तीनों ही कार्य है और तीनों ही कारण बनते हैं किसी के, और तीनों में सामान्यता भी है और तीनों में विशेषता भी है। ये द्रव्य गुण और कर्म इन तीनों में साध्यर्म है। इस सूत्र के विषय में किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई हो, पूछ सकते हैं। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी आपने कहा स्वामी जी गुण गुणी से बाहर नहीं जा सकते। गुण गुणी से बाहर नहीं जा सकते स्वतंत्र रूप से। अगर गुण जा रहा है तो साथ में द्रव्य भी जाएगा। अच्छा, जैसे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उष्णता जैसे गुण है जी, अब हम उसके पास बैठे हैं तो उष्णता हमारे तक पहुंचती है जी, उसको कैसे देखेंगे स्वामी जी? हाँ जी, द्रव्य भी साथ में पहुंचती है ना। बिना द्रव्य के गुण रह ही नहीं सकता ना। स्वतंत्र रूप से गुण कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। अगर कहीं हमें गुण उपलब्ध हो रहा है, इसका अर्थ सीधा है कि उसका जो द्रव्य है, उसकी जो गुणी है, वो साथ में है। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एक अलग बात है। जी, सूर्य की किरणें भी ऐसे ही कहेंगे। बिल्कुल, कोई भी हो। हाँ जी 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 स्वामी जी। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये समानता मतलब जो आप कहते हैं अविशेषता को समानता कहते हैं। जी, अविशेषता कहो, समानता कहो, साध्यर्म्य कहो, एक ही बात है। तो इसमें जो सामान्य वो है समानता और विशेष जो है वो समानता है। देखिए, तीनों विशेष भी बनते हैं, तीनों सामान्य भी बनते हैं। देखिए, समानता तीनों में है तो तीनों विशेष बन रहे हैं, तो विशेष बनना भी समानता है ना तीनों के बीच में। और तीनों सामान्य बन रहे हैं, तीनों सामान्य बनने में भी समानता है। ऐसा देखिएगा ना। स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा। तीनों में विशेषता है, ये है समानता। तीनों भी विशेष बनते हैं ना। द्रव्यों में भी
सारे द्रव्य में द्रव्यत्व है, ये समानता है। सारे द्रव्यों में द्रव्यपन है, जैसे सारे मनुष्यों में मनुष्यपन है, ये समानता है ना। जी द्रव्य है सारे, तो सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, द्रव्यपन है, इसलिए सारे द्रव्य समान है। ये है विशेष। नहीं, पहले ये समझ लो, समान समझ में आ गए ना। जी जैसे सारे मनुष्य समान है, सारे मनुष्य समान है, क्यों समान है? क्योंकि सारे मनुष्यों में मनुष्यता है, मनुष्यपन है, ये समानता है, ये सामान्य हो गया। लेकिन आप मनुष्य होकर के भी आप विशेषता रखते हो अपनी पत्नी से, ये विशेषता है आपकी। आप सामान्य भी बन रहे हो, पत्नी की अपेक्षा विशेष भी बन रहे हो। स्पष्ट हो गया? हाँ, इसको इस ढंग से समझना है। ठीक जी, इसी ढंग से बताएं यहां पर। जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, कैसे ये गुण के लिए कहा कि गुण जो है वो गुणांतर का कारण होता है। जी तो संयोग और विभाग भी जैसे गुण हैं, तो उसमें होता है कि वो जब तक दो नहीं होंगे तब तक संयोग नहीं होगा, तब तक विभाग नहीं होगा। ऐसे मैं इसको इस तरह से देख रही थी स्वामी जी कि जैसे मिट्टी है, उससे घड़ा बना, तो घड़े में धारण करने का गुण है कि घड़ा बन गया तो वो पानी को धारण कर लेता है। तो वो जो गुण है वो मिट्टी के कणों में माने या संयोग विभाग की तरह का गुण माने जो घड़े में आया? नहीं, घड़े में जो धारण करने का जो स्वभाव है, ठीक है, हाँ जी। वो घड़े का स्वभाव है। आप पूछना चाह रहे हैं कि संयोग भी वो कोई कारण बनता? बिल्कुल कारण बनता, असमवायी कारण है घड़े का। इसकी चर्चा आगे करेंगे ही। हाँ जी। हाँ, संयोग गुण जो है, घड़े में अगर संयोग ना हो तो घड़ा का घड़ापन ही नहीं रहेगा। घड़ा घड़े के रूप में अगर रह रहा है तो वहाँ गुण यानी संयोग गुण असमवायी कारण बना हुआ है। जैसे मिट्टी समवायी कारण बनी हुई है घड़े का, तो ऐसे ही गुण यानी संयोग रूपी गुण जो है, क्योंकि बिना संयोग के घड़ा नहीं रह सकता है ना। घड़े में असम्बलिंग नहीं हुआ, संयोग नहीं हुआ, तो घड़ा घड़े के रूप में नहीं दिखाई देगा, फिर तो मिट्टी है। मिट्टी में जब संयोग गुण आ गया है तब वो घड़े के शेप में आ गया। लेकिन पानी को धारण कर रहा है, वो तो घड़ा ही धारण कर रहा है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं, मिट्टी के कणों में नहीं देखेंगे कि वो कण में भी धारण गुण है तब वो उसमें आया? नहीं, आप इस तरह नहीं देख सकते हैं ना, वो तो मिट्टी का स्वरूप हो गया। हम तो कार्य वस्तु के स्वरूप को समझ रहे हैं, इसलिए अभी आगे बताएंगे। द्रव्य और द्रव्य को उत्पन्न करता है, आगे बताई जाएंगे। तो कारण द्रव्य अलग होता है, कार्य द्रव्य बिल्कुल अलग होता है। अगर अलग नहीं देखेंगे तो फिर कार्य द्रव्य को अलग आप कर ही नहीं सकते। जी, तो स्वामी जी, इस रूप में धारण करना जो है वो गुणांतर हो गया, फिर अन्य गुण हो गया उसको उत्पन्न करना। हाँ, नहीं, वो तो जब द्रव्य कार्य बन गया है, अब उस द्रव्य कार्य द्रव्य क्या क्या विशेषताओं को रखता है वो एक अलग विषय हो गया। और उन विशेषताओं में किसी को धारण करना भी एक विशेषता है। वो तो द्रव्य को धारण करता ही है ना, गुण धारण नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। गुण कारण बन सकता है, समवायी कारण, पर गुण किसी को धारण नहीं कर सकता। कोई भी गुण किसी प्रकार का गुण ले आओ 24 में से, कोई ऐसा गुण नहीं है कोई किसी द्रव्य को धारण करे, क्योंकि पानी एक द्रव्य है। द्रव्य को धारण करेगा। अब तो कुछ क्लियर स्पष्ट हो गया होगा। हाँ जी स्वामी जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, साधर्म्यता दिखा रहे हैं सबकी, तो इसमें कार्य मुझे समझ में नहीं आया। सदा नित्यम द्रव्यवत कार्य वाला मुझे समझ में नहीं। मतलब द्रव्य की दृष्टि से साधर्म्यता कैसी है वो मुझे देखिए, द्रव्य भी कार्य है
गुण भी कार्य है और कर्म तो कार्य होता ही है। नित्य द्रव्यों को छोड़कर के हम बाकी द्रव्यों को देख रहे हैं ना, तो जो भी द्रव्य देखेगा वो कार्य है। नित्य द्रव्यों को हमने एक कोने में रख दिया, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और फिर जितने भी द्रव्य दिखाई दे रहे हैं वो सब कार्य है। ऐसे ही गुण भी कार्य है। जब कार्य द्रव्यों में जितने भी गुण आए हैं वो सारे कार्य गुण हैं, इसलिए का गुण भी कार्य है। और कर्म तो उत्पन्न होता है, इसलिए वो कार्य है। अब देखिएगा, उसके बाद कारण आया। द्रव्य कारण बनता है, द्रव्य कारण बनता है। कारण तो किसी गुण का भी कारण बन सकता है, किसी द्रव्य का भी कारण बन सकता है, और कर्म का तो कारण बनेगा ही बनेगा। तो तीनों कारण बन रहे हैं। गुण भी कारण बन रहा है, वो बताएंगे आगे किस किस का गुण किसका कारण बनता है, कर्म किसका कारण बनता है, द्रव्य किस किस का कारण बनता है, वो आगे बताएंगे जब कारणों की प्रक्रिया आएगी। स्पष्ट हो गया? तो आगे बढ़ूंगा, मैं बढ़ूं तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में समानता दिखा करके अब 9वें सूत्र में द्रव्य और गुण के बीच में समानता दिखा रहे हैं। पहले 3 तत्वों में दिखाया, 3 पदार्थों में समानता दिखाई है। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों की समानता दिखाई, अब केवल 2 की समानता दिखाएंगे 9वें सूत्र में। पृष्ठ संख्या 13 है। द्रव्य गुणयोः साधर्म्यम समान धर्म प्रोच्यते। द्रव्य गुणयो, द्रव्य और गुण इन दोनों में साधर्म्यम अर्थात समान धर्म, इन दोनों में समान धर्म को लेकर के प्रोच्यते बताया जाता है। द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम। द्रव्य गुणयो, इसको खोल रहे हैं, द्रव्याणाम गुणानाम च, द्रव्यों में और गुणों में क्या समानता है? सजातीय आरंभकत्वम, समान जातीयानाम उत्पादकत्वम। द्रव्यों में और गुणों में अपने समान जाति वालों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। अर्थात द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है, गुण गुण को उत्पन्न करता है, द्रव्य अपने जैसे द्रव्य को उत्पन्न करता है। यह है समान जातीय। समान जाति का अर्थ है, समान जातीय शब्द का अर्थ है आरंभकत्वम का अर्थ है उत्पन्न करना, और समान जातीय आरंभकत्वम अपने जैसे को उत्पन्न करने का सामर्थ्य द्रव्य में है, अपने जैसे गुण को उत्पन्न करने का सामर्थ्य गुण में है। तो द्रव्य में ऐसा सामर्थ्य है, अपने जैसे नए द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है। गुण में इतना सामर्थ्य अपने जैसे नए गुण को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है। तो इस प्रकार से दोनों में साधर्म्यम समान धर्मत्वम अस्ति, दोनों में समान धर्म है। द्रव्य अपने जैसे द्रव्य को उत्पन्न करेगा। अब यहां यह नहीं बताया जा रहा है कौन सा द्रव्य है। जो भी द्रव्य अपने जैसे को उत्पन्न करता है, जैसे मिट्टी है अपने जैसे द्रव्य को गड़े को उत्पन्न करता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। जैसे रूप गुण है अपने जैसे दूसरे रूप को उत्पन्न करेगा। इसी सूत्र को और विस्तार से आगे बताएंगे अगले सूत्रों में। तो यहां पर यह बात कही गई है, द्रव्य अपने जैसे द्रव्य को उत्पन्न करता है, गुण अपने जैसे गुण को उत्पन्न करता है। यह स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? आगे बढ़ूं मैं, इसकी व्याख्या आगे अगले सूत्र में मैं करूंगा आपके सामने। सूत्र संख्या 10 है। अब इसी 9वें सूत्र को खोल करके समझाया है, क्योंकि 9वें सूत्र को आप देखेंगे, सूत्र बना है द्रव्य गुणयोः सजातीय आरंभकत्वम साधर्म्यम।
इससे इसी बात को खोल करके एक सूत्र बनाया उन्होंने जानबूझ करके, ताकि क्लियरता से सबको समझ में आ जाए। तो सूत्र है द्रव्यानि द्रव्यांतरम आरंभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। ये 9वें सूत्र का स्पष्टीकरण सूत्र है। कहता है सूत्र द्रव्याणि द्रव्यांतरम। द्रव्याणि द्रव्य, द्रव्याणि बहुवचन में, द्रव्य 3, 4, 5 जितने भी बहुत सारे द्रव्य हैं। द्रव्याणि द्रव्यांतरम, द्रव्यांतर मतलब भिन्न द्रव्यों को, आरंभन्ते अर्थात उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। द्रव्याणि खलु स्वसमानम अन्यसत्ताकम द्रव्यमेव उत्पादयन्ति। द्रव्य जो है निश्चित रूप से स्वसमानम, द्रव्यानि द्रव्य जो है स्वसमानम अपने जैसे, अन्य सत्ताकम अन्य सत्ता वाले को, जो कि द्रव्यमेव वो भी द्रव्य ही होना चाहिए, उसको उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं। जैसा कि अभी बताया घड़े, मिट्टी अपने जैसे घड़ों को उत्पन्न करती है, रुई अपने जैसे कपड़ों को उत्पन्न करती है। मतलब रुई से कपड़ा बन गया, अब वो पॉलिस्टर का हो गया, ऐसा नहीं है। अपने जैसे ही कॉटन कपड़े को उत्पन्न करेगा, ऐसा समझ लीजिएगा। उलन की धागे अपने जैसे ही शॉल को उत्पन्न करती हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। मिट्टी से मकान बनता है, तो मिट्टी अपने जैसे ही मकान को बनाती है, क्योंकि पहले मिट्टी के घर होते थे, पूरा टोटल मिट्टी। हमारा घर भी, मैं 20 साल के बाद अपने गांव जाकर के स्पेशल देखा कैसा घर है। वो तो पूरा नीचे गिरा हुआ था, कुछ नहीं था, खंडर था, क्योंकि मिट्टी का था। तो मिट्टी अपने जैसे मकान को बनाती है, ऐसा सबके साथ आप लगाइए। हाँ जी, सूजी जो है, जो सूजी क्या बोलते हैं आप, रवा सूजी, अपने जैसे हलवे को बनाता है। तो आप जब हलवा कहेंगे अरे तो आटे का हलवा है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। सूजी के हलवे को आप आटे का हलवा नहीं बता सकते, या आटे के हलवे को आप बेसन का हलवा नहीं बता सकते। बेसन का है तो बेसन अपने जैसे ही हलवे को बनाएगा, तो बेसन का हलवा को आप सूजी का रवा का हलवा नहीं बोल सकते आप। तो द्रव्य अपने जैसे दूसरे द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, इसका तात्पर्य। फिर कहा अथचा और गुणांतरम, गुणा गुणांतरम, गुणा अपर गुणम उत्पादयन्ति। गुण जो है अपने जैसे दूसरे गुण को उत्पन्न करता है। हाँ जी, जब रूप गुण है, मान लीजिएगा, मान लीजिए रुई से कॉटन कपड़ा बन गया, सूती धागों से सूती का ही कपड़ा बन गया। तो सूती के अंदर जो रूप है, वो रूप गुण कपड़े में आए हुए रूप गुण को उत्पन्न करता है, अपने जैसे रूप गुण को उत्पन्न करता है। स्पष्ट हो गए जी? अब आप नहीं जी, लाल कपड़ा भी उत्पन्न होता है, तो लाल कपड़ा तो उन धागों में लाल वस्तु को मिलाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं रूप को मिलाया जाता है, रूप अलग स्वतंत्र नहीं रह सकता, रूप स्वतंत्र अलग नहीं रह सकता, कहीं से रूप लेकर के और धागों में मिला दिया वो, यानी रूप युक्त वस्तु को धागों में मिला दिया है। अब वो कपड़ा मतलब वो धागे लाल धागे बन जाएंगे, तो लाल धागे लाल कपड़े को उत्पन्न करेंगे, ऐसा। तो गुण अपने जैसे नए गुणों को उत्पन्न करते हैं।
अपने जैसे, द्रव्य अपने जैसे नए द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कार्य द्रव्य नया है, कारण द्रव्य अलग है, कार्य द्रव्य अलग है, तो कारण द्रव्य अलग, कार्य द्रव्य अलग, तो दोनों द्रव्य अलग अलग है। एक कारण द्रव्य कहलाता है और एक कार्य द्रव्य कहलाता है। दोनों एक नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग है। हम वैशेषिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि द्रव्य कार्य को अलग माना जाता है, वैशेषिक में कारण को अलग माना जाता है। योग में, सांख्य में हम नहीं जाएंगे, योग सांख्य में कार्य कारण को एक ही मानता है। तो यह सूत्र स्पष्ट कह रहा है कि द्रव्य अपने जैसे द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, गुण अपने जैसे गुणों को उत्पन्न करते हैं। इसमें कुछ टिप्पणी भी दी है द्रव्यों के विषय में और गुणों के विषय में। वैसे आगे जाकर के आपको समझ में आ जाएगा, पर फिर भी मैं संकेत जरूर करूंगा। अंत्य अवयवी द्रव्यानि विभु द्रव्यानि च विहाय। जो अंत्य अवयवी द्रव्य है, अंतिम अवयवी द्रव्य, अंतिम अवयवी द्रव्य का मतलब है कार्य बनाते 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 जब अंत में जाते हैं तो ये अंतिम कार्य, फिर उस अंतिम कार्य से फिर कोई और नया कार्य उत्पन्न, अंतिम कार्य बोलेंगे इसका मतलब वो अंत्य कार्य है, उसके आगे और कोई कार्य नहीं बन सकता। तो अंत्य कार्य द्रव्य या अंतिम जो भी वस्तु है उससे कोई कार्य, उससे अलग कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा। और विभु द्रव्य से भी कोई कार्य उत्पन्न, कोई विभु द्रव्य हो उससे कोई अलग द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। जो भी विभु वस्तु है, व्यापक वस्तु है, उससे कोई अलग, उस जैसा अलग कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ईश्वर विभु है तो अपने जैसे कोई और पदार्थ को उत्पन्न नहीं कर सकता वो, इसलिए ईश्वर को एक ही माना जाता है। तो विभु द्रव्य को, अंतिम द्रव्य को, अंत्य द्रव्य को छोड़ करके ये बाकी द्रव्यों में ये नियम लागू होता है, ये इसका तात्पर्य है। अंत्य अवयवी द्रव्याणि, वो टिप्पणी में दिया है, वहीं पर टिप्पणी देखेंगे ना, एक रेखा वाली लाइन खींच के उसके नीचे दो टिप्पणियां दी हैं। स्टार, एक स्टार जो लिखा है वो द्रव्यों के विषय में और दो स्टार जो लिखे वो गुणों के विषय में। तो एक स्टार वाले वाक्य को पढ़ रहा हूं मैं। अंत्य अवयवी द्रव्याणि, जो अंत्य अवयवी द्रव्य है, अवयव और अवयवी, ये तो आप समझते हैं ना जी। अवयव और अवयवी, अवयव कहते हैं पार्ट्स को, अलग अलग कणों को, वो अलग अलग है इसलिए उसको अवयव कहते हैं। अवयव पार्ट्स, अंश, और उन सारे पार्ट्स को, अवयवों को मिलाएंगे तो एक वस्तु जब बन जाती है इकाई के रूप में, उसको कहते हैं अवयवी। तो जो अंतिम अवयवी है, मतलब कार्य बन, इससे ये बन गए, इससे ये बन गए, इससे बन गए, इससे बन गए, इससे ये बन गए, उसको बनाते बनाते जब एक जगह जाकर के रुकोगे, इसके आगे और कोई नहीं बन सकता, उससे कोई नया द्रव्य नहीं बन सकता, ये इसका तात्पर्य है अंत्य अवयवी का मतलब। दूसरा कहा विभु द्रव्यानि, जो विभु व्यापक द्रव्य है, जैसे काल को भी व्यापक बताया यहाँ पर, दिशाओं को भी व्यापक बताया यहाँ पर, आकाश को भी व्यापक बताया, आत्मा परमात्मा को भी व्यापक बताया। तो व्यापक द्रव्यों को छोड़ करके और अंत्य द्रव्यों को छोड़ करके बाकी सब द्रव्यों में ये नियम लागू होता है। नहीं एतानि स्वसदृश द्रव्यानि खलु उत्पादयन्ति। एतानि का मतलब है अंत्य अवयवी द्रव्य और विभु द्रव्य, ये सब स्वसदृश द्रव्यानि, अपने जैसे नए द्रव्यों को खलु निश्चित रूप से न उत्पादयन्ति, उत्पन्न नहीं करते। अब गुणों के संदर्भ में जो दो स्टार वाली टिप्पणी है उसको देखिएगा। अंत्य अवयवी गुणान, जो अंत्य अवयवी द्रव्य है, जब अंत्य अवयवी द्रव्य अपने जैसे नए द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकते तो उस अंत्य द्रव्य में जो भी गुण होंगे वो भी अपने जैसे गुणों को उत्पन्न नहीं कर सकते। हाँ जी, आपको स्पष्ट हो गया जी सभी को? मान लीजिए मैं आपको कोई एक छोटी सी वस्तु, मतलब किसी बड़ी वस्तु से तोड़ करके एक ऐसे उसको तोड़ा और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया, ऐसे बनाते 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 एक अंतिम वस्तु बना दिया। अब उसके आगे और कोई नई वस्तु नहीं बन सकती, मान लीजिएगा।
अब उस अंतिम वस्तु से कोई नई वस्तु नहीं बन सकती है, फिर उस अंतिम वस्तु में जो भी गुण होंगे उन गुणों से नए गुण उत्पन्न नहीं हो सकते। ये इसका अर्थ है अंत्य अवयवी गुणान। अंतिम लिखा है परित्यज्य, अंतिम अंत्य अवयवी गुणान परित्यज्य, अंतिम अवयवी के गुणों को छोड़ करके। दूसरी बात, द्वित्व द्विपृथकत्व परत्व अपरत्वादीश्च। द्वित्व गुण है और द्विपृथकत्व गुण है। तो द्वित्व गुण जो है, द्वित्व का मतलब दो, द्वित्व संख्या जो है ना, दो के बीच में द्वित्व गुण आता है। दो हो उसके बीच में द्वित्व गुण है। अब दो मिलकर के कोई वस्तु बनाए तो अपने जैसे द्वित्व को उत्पन्न कैसे करेगा वो? स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? मतलब दो वस्तु, मैंने दो चीजें लिए जी, दो चीजें लिए, दो चीजों को लेकर के दो चीजों में द्वित्व संख्या है। द्वित्व समझते हैं जी? जैसे एक में एकत्व है, दो में द्वित्व है। तो द्वित्व का मतलब दो वस्तुएं, दो वस्तुओं में द्वित्व गुण है। पहले इसको समझेंगे, द्वित्व को समझेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। द्वित्व का मतलब है दो वस्तुओं में रहने वाला गुण। एक में एकत्व है, अर्थात एक में एक संख्या है, तो उसको एकत्व कहेंगे। संख्या अलग गुण है और एकत्व अलग गुण है। तो ये जो एकत्व गुण है वो एक में रहेगा, और द्वित्व कहते ही दो वस्तु हैं तभी तो द्वित्व संख्या उत्पन्न होगी। संख्या ही कह सकते हो आप इसको, ऐसा मान लीजिए द्वित्व संख्या, तो संख्या का ही स्वरूप समझ सकते हो आप। तो दो वस्तुएं हो तभी द्वित्व उत्पन्न होगा ना, द्वित्व संख्या उत्पन्न होगी। ये तो स्पष्ट हो गया आप सबको? अब द्वित्व संख्या दो वस्तुओं में रहती है। अब दो वस्तुओं को मिलाकर कोई नई वस्तु बनाओगे, उसमें भी द्वित्व नहीं उत्पन्न होगा, इसलिए द्वित्व संख्या को छोड़ करके। और द्विपृथकत्व, द्विपृथकत्व का मतलब है जैसे मैं हूं, शेखर जी हैं, मुझसे वो पृथक है, उनसे मैं पृथक हूं, तो पृथकत्व गुण मेरे में भी है, पृथकत्व गुण उनमें भी है। पृथकत्व का मतलब समझते हैं, उनसे अलग, अलगपन है मेरे अंदर, अलगपन को पृथकत्व कहते हैं। तो शेखर जी से पृथक मैं हूं, मेरे से पृथक वो है, तो इसको पृथकत्व कहते हैं। फिर मैं अनिल आनंद जी को लेता हूं, फिर राजगोपाल जी को लेता हूं। राजगोपाल जी और मैं, हम दोनों के बीच में, और शेखर जी और राजगोपाल जी के बीच में, तो हम अनिल आनंद जी और मुझ में द्विपृथकत्व है, और शेखर जी और राजगोपाल जी के बीच में द्विपृथकत्व है। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करना है। राजगोपाल जी ने हाथ खड़ा किया, क्या समझना है आपको? ये समझ में आया अभी। हाँ, अनिल जी को क्या कहना है? और ये इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आया। दो पना ये जो व्यक्त का जो है, हाँ, मतलब वो देखिए, एक में एक पना है जी, और दो में दो पना है। जी हाँ, दो पना कहो, द्वित्व कहो, एक ही बात है। दो पना हिंदी में बोल रहे हैं और द्वित्व जो है संस्कृत में बोल रहे हैं। जी जी हाँ। अब दो पना को द्वित्व कहेंगे, ऐसे हैं। तो जहां दो पना है, उन दो पना दो वस्तुओं में रहेगी ना। दो पना जो है दो वस्तुओं में रहेगी। अब उन दो वस्तुओं को मिलाकर के कोई नई वस्तु बनाई आपने, तो ये दो पना उसमें थोड़ा रहेगा, उसमें तो एक पना आएगा, उसमें एक पना आएगा। जी जी स्वामी, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ऐसे द्विपृथकत्व, ये लिखा है द्विपृथकत्व।
द्विपृथकत्व का मतलब है, जैसे मैंने बोला शेखर जी और मुझ में पृथकत्व है, मैं अलग हूं वो अलग है, तो मेरे में एक पृथकत्व है, शेखर जी में दो पृथकत्व है। नहीं, शेखर जी में भी एक पृथकत्व है और मुझ में भी एक पृथकत्व है। ठीक है। अब मैंने अनिल आनंद जी को जोड़ दिया अपने साथ में, वो भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। हम दोनों के अंदर जो है द्विपृथकत्व है, और शेखर जी और राजगोपाल जी एक साथ खड़े हैं, उनके अंदर भी द्विपृथकत्व है। ठीक है ना। द्विपृथकत्व का मतलब है अनिल आनंद जी और मुझसे ये वो बिल्कुल अलग है, वो दोनों, जैसे उन दोनों से हम दोनों बिल्कुल अलग है, तो हम दोनों से वो दोनों अलग है बिल्कुल। इसको कहते हैं द्विपृथकत्व। तो ये द्विपृथकत्व भी अपने जैसे दूसरे को पैदा नहीं कर सकता, ये इसका तात्पर्य है। और परत्व अपरत्व भी अपने जैसे को उत्पन्न नहीं करते। इनको छोड़ करके बाकी गुणों में समझ लेना चाहिए, इसका तात्पर्य। शेखर जी। जी स्वामी जी, एकत्व तो हम सब में ही है ना, ऐसा ही होगा ना? हाँ जी, मतलब एकत्व जो एक एक इंडिविजुअल देखेंगे सब में एकत्व है जी। हाँ, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना जहाँ एकत्व ना हो। एकत्व तो मैं है ही सभी। जिस वस्तु जिसकी एग्जिस्टेंस है उसमें एकत्व है। एकत्व है, जी जी जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। तो द्रव्य और गुण, इन दोनों के बीच में साधर्म दिखाया है। कर्म को क्यों नहीं दिखाया साधर्म, द्रव्य गुण और कर्म के? तो कर्म में इसलिए साधर्म नहीं दिखाया है क्योंकि कर्म कर्म को उत्पन्न कर ही नहीं सकता। जैसे द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है, गुण गुण को उत्पन्न कर सकता है, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके लिए सूत्र साक्षात दिया है। 11वां सूत्र देखिएगा। किंतु कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म साध्यम न विद्यते, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। ये सूत्र का अर्थ है। कर्म खलु कर्म साध्यम, कर्म खलु कर्म साध्यम यस्य तथा भूतम न लभ्यते। कर्म कर्म साध्यम, कर्म साध्यम है कर्म को उत्पन्न करने वाला, तथा भूतम अपने जैसे कर्म को उत्पन्न करने वाला, न लभ्यते, ऐसा प्राप्ति ही नहीं होता है, उपलब्धि ही नहीं होता है। अर्थात कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है। क्यों कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है जी? इसलिए उत्पन्न नहीं करता, तस्य क्षणिकत्वात्, वो स्वयं क्षणिक है। कर्म उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होने के अगले क्षण में नष्ट होने वाला है, तो अपने जैसे को कैसे उत्पन्न करेगा? अपने जैसे को उत्पन्न करने के लिए कर्म को स्थिर रहना पड़ेगा, वो स्थिर रह नहीं सकता कर्म। तस्य तथा स्वभावात्, तस्य उस कर्म का वैसा ही स्वभाव है, अर्थात क्षण भर में समाप्त होने का ही इसका स्वभाव है। कर्म साध्य अभावात्, इसलिए कर्म को उत्पन्न करने का स्वभाव ना होने से। कर्म साध्य सामर्थ्य अभावात्, कर्म को उत्पन्न करने का सामर्थ्य कर्म में ना होने से कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। तो सिद्धांत क्या बन रहा है जी? कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता है, ये सिद्धांत बना है। महादेव जी। स्वामी जी, यहाँ पे कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता, वो किस एक ही टाइप वाला क्या दूसरा वाला? एक कर्म को तो कारण और दूसरा कर्म हो सकता है? नहीं, कोई किसी भी कर्म को कर्म उत्पन्न नहीं करता। नहीं, वो जो एक कर्म आपने जो बोल रहा है, जो क्लास श्रेणी ले रहा है, उसको तो कर्म मुझ में तो कुछ कर्म आरोपित होता है ना, जो आपने जो पढ़ रहा है उसके बाद जो आपके मन में जो चिंतन होता है वो तो एक कर्म होता है। नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं रहे। कर्म का मतलब है क्रिया। जो एक क्रिया है वो एक क्रिया अपने जैसे क्रिया को उत्पन्न नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं। आपने जैसे क्रिया को, कर्म का मतलब क्रिया है ना, ये मूवमेंट है। अब ऐसा एक मूवमेंट है, वो एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट को उत्पन्न नहीं करता, ये कह रहे हैं जी। वो हो सकता है, वो हो सकता नहीं, वो ही है बताया जा रहा है यहाँ पर जी।
जी जी, हाँ जी, सभी को समझ में आ गया जी, कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं करता। आगे बढ़ूं। अब द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में समानता बताई है, फिर द्रव्य गुण के बीच में भी समानता बताई है। कर्म जो है कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये बात कही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जा रहे हैं, इनको याद रखना है आपको। ये वैशेषिक के ये आधारभूत नियम है। अंजलि जी। रास्ता स्वामी जी, वैसे ये एक कर्म की इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होती है, वो नया कर्म है ना, नहीं वो मानेंगे क्या? वो नया कर्म है ना, अच्छा, वो कर्म ने उत्पन्न नहीं किया, वो कर्म ने नहीं उत्पन्न किया, वो गुण से उत्पन्न होता है। वेग नामक जो फोर्स नामक जो गुण है उससे उत्पन्न होता है। जी, रेशा जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। जब ये क्षणिक कर्म है, क्षणिक कर्म उत्पन्न होते हैं फिर मिट जाते हैं, तो ये भी इसी तरह से कौन? जिस कह रहे हैं क्षणिक कर्म होने से कर्म वैसा स्वभाव नहीं है। नहीं, कर्म क्षणिक है, इसलिए वो कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं करता, ये कहना चाह रहे हैं। जी। कविता जी। स्वामी जी, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा? इसका क्या एग्जाम्पल बनेगा? कर्म का कैसे एग्जाम्पल दूंगा? आप कोई भी कर्म करो, वो कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न होता हो कहीं दिखाई नहीं देगा, तो मैं एग्जाम्पल कैसे दूंगा? इसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं होता है। मतलब ये सब नए नए कर्म होते हैं ना। मतलब जैसे मैं अपने हाथ को यहां से यहां रखा है, ये नया कर्म है। फिर इसको उठा करके यहां रखा, ये अलग कर्म है। ये अलग, सब अलग अलग कर्म है। गाड़ी जब जा रही है, आगे दौड़ रही है, वो एक कर्म थोड़ा है, नए 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 अलग अलग कर्म उत्पन्न होते जा रहे हैं। जैसे पंखा घूमता है तो वो उसके जो प्लेट है वो बारी बारी से ऐसे आ रहे हैं ना, तो एक एक कर्म अलग अलग कर्म, सब अलग अलग कर्म है। एक कर्म दूसरे कर्म को पैदा नहीं कर रहा है वो। इतना ही बता सकता हूं, इससे आगे क्या बताऊंगा मैं। हाँ जी, महादेव जी। स्वामी जी, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपने जब सपोज जो पंखा के बारे में आपने बोला जी, पंखा तो साइक्लिक रोटेशन होता है, एक तो सर्टेन टाइम बाद तो एक ही स्थान में आ जाता है, एक ही पोजीशन में, वो जो दशा है एक ही तो होता है, तो तब क्यों डिफरेंट होता है? नहीं, वो आपको समझना होगा। वो आप जो हम फोर्स दे रहे हैं, वो फोर्स से नए नए कर्म उत्पन्न होते जा रहे हैं ना। फोर्स को यहाँ पर वैशेषिक में वेग बताया, वेग संस्कार बोला है उसको। जो भी हम फोर्स देते हैं किसी वस्तु में, चाहे बिजली से फोर्स देते हैं आप, या अपना ही बल लगाते हैं उसके अंदर। जैसे कुमार जो है अपना बल देता है उसके अंदर, पहिए के अंदर, चक्र के अंदर, फिर वो घूमता जाता है, तो उसके नए नए कर्म उत्पन्न हो रहे होते हैं। तो यहाँ के अंदर में कोई एक टाइम स्पेस मैटर जो है ना, वो छुपा है क्या? देखिए, मैटर तो वो जो कर्म नए नए जो उत्पन्न हो रहा है, वो तो मैटर के अंदर ही उत्पन्न हो रहे हैं ना, अलग से कर्म नहीं होता है ना कहीं। क्योंकि कर्म को धारण करने वाला मैटर ही होता है, वस्तु ही होती है, द्रव्य होता है। समझिए, मैटर तो एक ही है, कर्म तो एक ही है, लेकिन टाइम बदलाते रहते हैं, ऐसा ही आप बोल रहे हैं क्या? देखिए, मैटर तो द्रव्य तो एक ही होता है, लेकिन उस द्रव्य में जो क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं, अलग अलग कर्म हो रहे हैं, वो अलग अलग कर्म उसी एक ही द्रव्य में हो रहे हैं। अलग तो दिखाई नहीं देता है। नहीं, आप समय के बारे में बोले तो ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको समझना होगा, क्रियाएं भी अलग अलग है, एक क्रिया थोड़ी होती है। जब एक चक्र घूम रहा होता है, एक बार घूमा, फिर दोबारा घूमा, फिर तिबारा घूमा, फिर चौबार घूमा, एक ही क्रिया थोड़ी होती है। वो कोई क्रिया एक ही नहीं होती है, तो जग जाहिर है, सब जानते हैं इसको। जैसे ज्ञान एक ज्ञान नहीं होता, अनेक ज्ञान का पुंज होता है, ऐसे कर्मों अनेक कर्मों का पुंज होता है। हमको एक सा दिखता है, ये भ्रांति है हमारी।
जैसे नॉलेज होता है, जानकारी जो भी, जैसे आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर के बारे में, मान लीजिए मैं आपको बोला व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर के बारे में जो भी जानकारी दी है वो एक जानकारी नहीं होती, अनेक ज्ञानों का पुंज होता है, समूह होता है। ऐसे ही अनेक कर्मों का समुदाय होता है, वो हमको एक जैसा कर्म दिखता है। ये हमारी भ्रांति, हमारी आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उन छोटे छोटे कर्मों के टुकड़ों को हम पकड़ सके, इसलिए सबको मिला करके हम एक कर्म समझते हैं। जैसे कोई आदमी एक पांव उठा करके दूसरी जगह रखा है तो एक कर्म हो गया, अब दूसरे पांव को उठा करके आगे रखता हो दूसरा कर्म हो गया, फिर ऐसे दूसरे पांव को रखता है, जितने बार पांव रखता है उतने कर्म है ना, वो एक कर्म थोड़ा है। ये बात ठीक है, लेकिन वो फाइन के बारे में थोड़ा दिक्कत होता है। किसके बारे में? क्योंकि वो जो उसको जो बेग है, बेग सेम रखता है, जो पोजीशन ठीक रखता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो समय के बारे में। अब मैंने उसको इंसिस्ट किया था, मैं उसको बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है ना, ये होगा ही, ऐसा है। वो समय भिन्न है, इसलिए वो कार्य भिन्न हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो चीज है ना, जो वेलोसिटी और जो मैटर है, ये सब कुछ आइडेंटिकल है। देखिए, मैं जब कर्म अलग अलग हो रहे तो टाइम अलग अलग ही होंगे ना, मैं कब मानूंगा एक ही टाइम में अलग अलग? ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में। हाँ, ये तो स्पष्ट है, क्लियर है। जब कर्म अलग अलग हो रहे हैं तो टाइम भी अलग अलग होगा, एक टाइम में अलग अलग कर्म होता है ऐसा मेरा कथन है ही नहीं है ना जी। राइट जी, कविता जी को क्या कहना है? हाँ जी, आभा जी को क्या कहना है? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैरम खेलते हैं हम, तो हमने स्ट्राइकर से एक गोटी को मारा तो वो एक क्रिया हुई ना, उस गोटी को लगी जी, उससे दूसरी गोटी को लगती है, तो वो हमें कर्म से दूसरा कर्म उत्पन्न हुआ समझना है या नहीं? क्योंकि हमने एक कर्म किया, हमने एक बार स्ट्राइकर को मारा, पर उसके आगे बहुत सारी और क्रियाएं हुई ना, तो उनको कैसे हमें समझना है? उसमें ऐसे समझ, जब आप एक को आप फोर्स देते हैं, उस फोर्स से वहाँ कर्म भी उत्पन्न हुआ और वो फोर्स उसके अंदर रहता है, और फोर्स जो है अगले अगले को उत्पन्न करता जाता है। जैसे मान लीजिए मैं छोटे छोटे बॉल्स है वो एक साथ ऐसे लगा दूं, 20 बॉल लगाऊंगा, तो मैं जितना फोर्स दूंगा ना, वो फोर्स जो है उसको वेग कहा यहाँ पर, उस वेग संस्कार से अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता जाता है। जब तक वो वेग रहेगा तब तक अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता है, और वेग समाप्त हो गया उसके पास जाकर के भी उसको स्ट्राइक नहीं करता है, क्योंकि उसका वेग समाप्त हो गया, उसका फोर्स समाप्त हो गया, इसलिए अगला कर्म होता ही नहीं है। जैसे बाण को ले लीजिएगा, बाण जो है ना, बाण जो जब जा रहा होता है, हमने तीर से छोड़ दिया है, तो उस बाण के अंदर हम इतना फोर्स डालते हैं और वो फोर्स रूपी वेग संस्कार उस बाण को आगे आगे ले जा रहा होता है, वो एक कर्म नहीं हो रहा है वहाँ पर। वो जैसे जैसे बाण स्पेस बदलता जाता है उतने कर्म होता जाता है, और जब तक वो फोर्स जब तक उस बाण के अंदर रहेगा तब तक वो अगला अगला कदम रखता जाएगा, फोर्स समाप्त, बाण नीचे गिर जाएगा। जी, तो हमने एक कर्म ने दूसरे कर्म को उत्पन्न किया है ऐसे नहीं कहना है, बल्कि एक वेग से अनेक कर्म हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये है। हाँ जी, हाँ जी। राजगोपाल जी। यही आचार्य जी, यहाँ कर्म का जो संज्ञा है वो कैसे रहने से इस कर्म के ऊपर वो फिट बैठेगा? क्योंकि हम तो मानते हैं कि हम जो भी आप जिसे उदाहरण दिए, हम यदि जो धनुष तीर को छोड़े तो जब तक वो उसका पूरा वेग खत्म नहीं हुआ है उस तक को हम एक ही कर्म मानते हैं। कौन मानते हैं? हम मानते हैं। लोक में देखिए, लोक में जो मानते हैं वो नहीं देखेंगे ना। लोक में मान्यताएं जो है ना, जैसे माता जी चावल पका रही है, वो एक ही कर्म माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है वो एक कर्म नहीं होता है। जी जी। तो ऐसा ही बाण लोक में तो हाँ एक कर्म हो गए, बाण यहाँ से जाके वहां पहुंच गए, ये तो लौकिक भाषा में, लेकिन उसको तात्विक के रूप में देखेंगे वो एक कर्म नहीं होता, वहां अनेक कर्म होते हैं, ऐसा शास्त्र मानता है।
लेकिन लोक में जो भी मानते हैं वो सारे सच होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है ना। लोक में तो मोटे तौर पर बोला जाता है, और शास्त्र जो है उसको विश्लेषण करके बताता है, वो एक कर्म नहीं होते, अनेक कर्म होते हैं ऐसा। हाँ जी वीरेंद्र जी, आजकल तो प्रश्न बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। जी स्वामी, यानी एक ही कर्म को कई संख्यात्मक कर्मों का पुंज मानना चाहिए। फिर एक ही कर्म बोल रहे हो, फिर अनेक, उल्टा मत बोलिएगा। अभी आप ये क्या है ना, जैसे हमने एक फोर्स मारा, एक फोर्स पर उस पर कई फोर्स पीछे पीछे चलते तक उसका अंतिम फोर्स जब खत्म होता है तब वो रुकती है। नहीं गलत बोल रहे हो आप। मैंने ऐसा नहीं की, जो बोला जा रहा है उसको अच्छी तरह सुन लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, अब मैं उसको दोबारा बोलता हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा। मैंने बाण को जब खींचा है ना, उसमें एक फोर्स दिया है, जबरदस्त एक फोर्स, और अब वो एक ही फोर्स जब तक बना रहेगा तब तक बाण अगला अगला स्थान बदलता जाएगा। फोर्स समाप्त, वो क्रिया भी समाप्त। फोर्स एक ही होता है, वो वेग है। उस फोर्स को कई संख्यात्मक फोर्स नहीं मान सकते, यहाँ एक ही वेग माना जाता है। अब मतलब उसमें दूसरा कार्य करने के लिए दूसरा फोर्स फिर लगाना पड़ेगा। हाँ ऐसा ही है, एक ही बार तो बल दिया उसके अंदर, मतलब वो बाण को खींचने वाले ने एक ही बार तो खींचा है ना। एक बार खींच करके जो फोर्स उसमें दिया, जो बल दे दिया उसके अंदर, जिसको वैशेषिक की भाषा में वेग संस्कार कहते हैं। अब वो वेग संस्कार एक ही है, उस एक वेग संस्कार से अनेक कर्म होते जाएंगे। जब तक वो वेग बना रहेगा तब तक वो कर्म चलता रहेगा, क्योंकि वेग भी कमजोर होता जाता। जब पूरा कमजोर होकर समाप्त हो जाएगा वेग, तो बाण वहीं गिर जाएगा। हाँ जी युधिष्ठिर जी। स्वामी नमस्ते जी। जो एक वेग है, और वेग के कारण कार्य बनता है। जो जब वेग खत्म हो जाता है तो फिर भी बंद हो जाता है, तो जो जाता है तो फिर बीच में जो कार्य होता है वो अलग अलग कार्य है। कौन से कार्य? उनको कर्म कह रहा हूं ना, वो अलग अलग कर्म। बाण जो है एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे गया है, वो एक कर्म है। फिर उस स्थान से अलग स्थान पर पहुंचा, वो एक कर्म है। जितना स्थान बदलता जाता है उतने कर्म होते जा रहे हैं उसमें। जी जी प्रेम जी। स्वामी नमस्ते जी। जी ये जो आप वेग कम करने वाली बात बता रहे हो, मैं एक फिजिक्स का नियम बता रहा हूँ सबको आसानी के लिए भी, लेकिन वो सच भी है। जैसे हम किसी को फोर्स देते हैं, वो वेग इसलिए कम होता है, उसको काटने वाली जो फिजिक्स पढ़े लिखे लोग नहीं, उनको लगता है कि वेग अपने आप कम हो रहा, अपने आप नहीं होता। उसका वेग को हमारी गुरुत्व फोर्स है, दूसरी फोर्सेज है, या कोई रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से कम होते होते, या हवा की फोर्स है तो वो कम हो जाता है, तो गिर जाता है। ऐसे होता है। ऐसा है, ये प्रसंग से हट करके आप बोल रहे हैं। कोई यहाँ पर नहीं बोल रहे कि वो वेग खत्म किस कारण से होता नहीं होता, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। आप और सुनिए, पहले सुन लीजिएगा, आप समझने का। और लोगों बड़े मुश्किल से तो लोग कर्म को समझ रहे हैं, फिर आप दूसरी बात इसमें ऐड कर रहे हो कि वो वेग क्यों समाप्त होता है, उसके रीजंस बता रहे हो। हम यहाँ कोई ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वेग क्यों समाप्त होता है, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब वो चर्चा करके जो साइंस को थोड़ा भी साइंस ना समझने वाले वो और परेशान होंगे, अरे ये कैसे कम हो रहा है, और उसमें दिमाग लगाएंगे। हाँ, तो आप प्रसंग से हट करके मत बोलिएगा ना जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। एक 12वां सूत्र लेता हूँ। न द्रव्यम कार्यम कारणम च वदति। 12वां सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके ऊपर दिखाया जा रहा है, अथ वैधर्म्ये द्रव्यस्य गुणकर्माभ्याम वैधर्म्यम प्रदर्शति। अभी तक साध्यर्म को लेकर के बताया गया था जी। 11वें सूत्र तक तीनों में साध्यर्मता क्या है ये बताया। अब वैधर्म्य को लेकर के बताए जा रहे हैं। वैधर्म्य का मतलब है द्रव्य से गुण कर्म का वैधर्म्य, गुण का द्रव्य कर्म से वैधर्म्य, और कर्म का द्रव्य गुण से वैधर्म्य। यानी सब एक दूसरे के विपरीत हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। पहले समानता को समझाया, अब विपरीतता को, भिन्नता को समझा रहे हैं। अथ वैधर्म्य, अब वैधर्म्य को लेकर बता रहे हैं क्या? द्रव्यस्य, द्रव्य का, गुण कर्माभ्याम वैधर्म्यम प्रदर्शते।
द्रव्य जो है गुण से बिल्कुल अलग है, द्रव्य कर्म से बिल्कुल अलग है। तो द्रव्य गुण और कर्म से विपरीतता रखता है। द्रव्य का गुण कर्म से वैधर्म्य है, ये इसका तात्पर्य है। क्या वैधर्म्य है द्रव्य का गुण और कर्म से? सूत्र कहता है न द्रव्यम कार्यम कारणम च वधति। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। द्रव्य जो है न तो कार्य को, द्रव्य को मारता नहीं है, द्रव्य कार्य को नहीं मार सकता, द्रव्य कारण को नहीं मार सकता, द्रव्य नहीं मारता है। द्रव्य जो है द्रव्य को नहीं मारता, द्रव्य कार्य को नहीं मारता, द्रव्य कारण को नहीं मारता। यह द्रव्य में एक विशेषता है। द्रव्यम द्रव्य पदवाच्यम वस्तु। द्रव्यम का मतलब है द्रव्य पद से कहा जाने वाला पदार्थ, वस्तु। कैसा ये द्रव्य? कार्यम कारणम च न वदति। कार्यम कारणम च न वदति। द्रव्य जो है स्वकार्यम, द्रव्य स्वकार्यम, अपने कार्य को, स्व अन्वयी, अपने में रहने वाले कार्य द्रव्य को, अर्थात कार्यभूतम, कार्य स्वरूप वाले पदार्थ को न वदति, वो मारता नहीं है। मिट्टी जो है घड़े को नहीं मार सकता, नहीं मार सकती, ये बोलिएगा। मिट्टी एक द्रव्य है और मिट्टी से एक घड़ा बन गया, और मिट्टी यदि घड़े को मार दे तो मतलब ही नहीं रहा। तो द्रव्य द्रव्य को नहीं मारता, ये इसका तात्पर्य है। तथा अनुगतम गुणम कार्यमेव, और उस कार्य रूपी घड़ा है उसमें जो गुण भी उत्पन्न हुआ, नया गुण, वो भी कार्य है। मिट्टी में जो गुण है उस गुण से घड़े में जो गुण आया, उस गुण रूपी कार्य को भी नहीं मार सकता। समझने का प्रयत्न करिए, बहुत विशेष बात कही जा रही है। द्रव्य जैसे मिट्टी एक द्रव्य है और मिट्टी रूपी द्रव्य अपने कार्य रूपी घड़े को नहीं मार सकती। यहां तक पहुंच गए जी? क्लियर है? अब बात कहिए, मिट्टी में जो गुण है उस मिट्टी में स्थित गुण से घड़े में रहने वाले गुण उत्पन्न हुआ, वो भी कार्य है, उसको कार्य गुण कहते हैं, कार्य गुण को। तो कार्य गुण को भी मिट्टी रूपी द्रव्य नहीं मार सकता। ये सबको समझ में आ गए जी? आगे कहा जा रहा है कारणम च, कारण को भी नहीं मारता। अब घड़ा उत्पन्न हो गए जी, घड़ा एक कार्य है, तो घड़ा उत्पन्न होकर के अपने कारण मिट्टी को घड़ा नहीं मार सकता। घड़ा उत्पन्न हो गया, मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हो गया, अब घड़ा रूपी जो द्रव्य है वो अपने कारण रूपी मिट्टी को नहीं मार सकता। अब जो घड़े में जो गुण आया है वो गुण भी कार्य गुण है, वो कार्य गुण अपने कारण गुणों को भी नहीं मार सकते। हाँ जी, ये बात किसको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। माधव जी को क्या कहना? महादेव जी। स्वामी जी जी, ये मारना मीन्स ये तो विनाश करना, विनाश का कारण होता है क्या? ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, मारने का मतलब है विनाश करना। तो इसको प्रसंग का ज्यादा महत्व तो कैसे है? इसलिए है, आगे बताएंगे कि गुण ऐसे नहीं होते, गुण मारते भी और नहीं भी मारते। गुण ऐसे भी गुण हैं जो मारते भी और नहीं भी मारते हैं। अतः मारने वाले गुण भी होते हैं, न मारने वाले गुण भी होते हैं। इसलिए द्रव्य के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि गुणों में अलग स्थिति है, गुण द्रव्य जैसे नहीं होते हैं, गुणों में कुछ विशेषताएं हैं, वो आगे बताएंगे अगले सूत्र में, इसलिए यहां पर बताना पड़ रहा है। यहाँ पे एक भाव है जो जब द्रव्य होता है वहां पे जो गुण होता है
तो द्रव्य को तो नहीं मार सकते हैं, तो द्रव्य गुण भी नहीं मार सकता है। एक भाषा में तो हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। सारे गुण ऐसे नहीं होते, कुछ गुण नहीं मारते हैं लेकिन कुछ गुण मारते हैं, इसलिए उनको अलग करना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो क्लियर नहीं है तो बाद में। हाँ तो बाद में आएगा ना, सारी बातें एक जगह नहीं दिखाएंगे ना, इसलिए इनको बताना पड़ रहा है कि जैसे द्रव्य द्रव्य को नहीं मारता, ऐसे ही द्रव्य कारण द्रव्य को भी नहीं मारता। जैसे कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को नहीं मार सकता, तो ऐसे ही कार्य द्रव्य कारण द्रव्य को नहीं मार सकता। ऐसे ही कारण गुण कार्य गुणों को नहीं मार सकते, कार्य गुण कारण गुणों को नहीं मार सकते। ये बात कही गई यहां पर। अब यहां कारणम च, कारणम कारण को स्पष्ट कर रहे हैं। कारणम च स्व कारणम समवायी कारण द्रव्यम, यहां कारण का मतलब है समवायी कारण द्रव्य को नहीं मार सकते। समवायी कारण द्रव्य जैसे मिट्टी है, मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। तो ये तब समझ में आएगा जो आपको बता चुका हूं, समवायी कारण कौन होता है। इसको दिमाग में लाके रखना होगा आपको हर समय। पूरे वैशेषिक के समय में जैसे ही समवायी शब्द आएगा ना, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए समवायी कारण किसको कहते हैं। जो कार्य द्रव्य को धारण करता हो, जो कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को धारण करता हो, उस कारण द्रव्य को समवायी कारण कहते हैं। जो भी गुण को धारण करता उसको भी समवायी कारण कहते हैं। जो भी कर्मों को धारण करता उसको भी समवायी कारण कहते हैं। तो समवायी कारण किसको कहते हैं जी? द्रव्य को कहते हैं। हमेशा समवायी कारण द्रव्य होता है। और वो द्रव्य समवायी कारण किसका है? कार्य द्रव्य का भी समवायी कारण है, गुणों का भी समवायी कारण है, और कर्मों का भी समवायी कारण है। सबको क्लियर हो रहा है जी? स्पष्ट हो रहा है जी? तो कहते हैं कारणम, कारण को भी नहीं मारता। कारण कौन सा है? स्व कारणम, अपने ही कारण को, अर्थात समवायी कारण द्रव्यम, समवायी कारण द्रव्य को द्रव्य नहीं मारता। तो समवायी कारण द्रव्य कौन हो गया? उदाहरण जैसे कि मिट्टी। मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। अब घड़ा उत्पन्न होकर के अपने ही समवायी कारण को मार दे, घड़ा ऐसा नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य है। और एक बात, एक होता है समवायी कारण, दूसरी बात है असमवायी कारण। वो असमवायी कारण को भी नहीं मारता। द्रव्य असमवायी कारण को भी नहीं मारता। मैंने आपके सामने रखा था भूमिका में, असमवायी कारण दो होते हैं। एक गुण भी असमवायी कारण होते हैं और परंपरा से कर्म भी असमवायी कारण होते हैं। लेकिन परंपरा इसलिए है क्योंकि कर्म उत्पन्न करके नष्ट स्वयं हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं मारता ये बोलने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप मरने वाला है। लेकिन गुण एक ऐसा है जो रहता है और वो असमवायी कारण बनता है। जैसे घड़ा जो बना है, घड़ा एक कार्य पदार्थ है। घड़े का समवायी कारण है मिट्टी। घड़े तीन कारण बताए थे आपको, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। वैशेषिक दर्शन में ये तीन प्रकार के कारण हैं। आप दिमाग को किसी और चीज में नहीं लगाना है, सत्यार्थ प्रकाश आदि को पढ़ करके और कारणों में मत पहुंचना। यहाँ केवल ये समझना है आपको, अगर कोई कार्य पदार्थ है उसके तीन कारण होते हैं। एक का नाम समवायी कारण है, एक का नाम असमवायी कारण है, एक का नाम निमित्त कारण है। घड़ा एक कार्य पदार्थ है, कार्य वस्तु है। अब घड़े रूपी कार्य द्रव्य का समवायी कारण मिट्टी है। तो द्रव्य रूपी कार्य अपने समवायी रूपी कारण मिट्टी को नहीं मारता। एक बात। अब इस कार्य द्रव्य घड़े का असमवायी कारण गुण होगा। असमवायी कारण गुण होगा। वो गुण संयोग है। यहां पर संयोग जब तक रहेगा तब तक घड़ा रहेगा। संयोग गुण के हटते ही घड़ा समाप्त हो जाएगा। आपको स्पष्ट हो रहा है? जो असेंबलिंग हुआ है उसी का नाम संयोग है ना। जो सारे पार्ट्स मिट्टी के जो कण हैं एकत्रित होकर के उनका संयोग हुआ, तभी तो घड़ा बनेगा। वो संयोग गुण वहां बना रहता है। तो इसलिए कहा घड़ा अपने असमवायी कारण संयोग को नहीं मार सकता।
जिसके आश्रय से रहे उसको मारना नहीं चाहिए ना। आप क्या करते हो? जिस थाली में आप खाओ उस थाली में छेद करोगे, से खाओगे कैसे? तो ऐसे ही जिसके कारण से घड़ा अपने अस्तित्व में रह रहा है, उस कारण रूपी संयोग को, उस असमवायी कारण रूपी संयोग को नहीं मार सकता। ये बात कहिए। तो असमवायी कारणम संयोगादि गुणम च न हंति, जो असमवायी कारण संयोग है उसको वो नहीं मार सकता, ऐसा समझ लीजिएगा। यहां पर इसके ऊपर और विचार करिए। ये 12वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप विश्लेषण करिए, अपने दिमाग में इन चीजों को लाइए जो बताया गया है कि द्रव्य एक ऐसा तत्व है, वो अपने कार्य को नहीं मार सकता, द्रव्य अपने कारण को नहीं मार सकता, द्रव्य अपने कार्य गुण को नहीं मार सकता, द्रव्य अपने कारण गुण को नहीं मार सकता, ऐसे समझ लीजिएगा। और कारण को भी नहीं मार सकता, कार्य को भी नहीं मार सकता। द्रव्य के अंदर ये सामर्थ्य है। द्रव्य अपने कार्य को नहीं मार सकता, द्रव्य अपने कारण को नहीं मार सकता। कैसे? ये उदाहरणों को आप ला करके अपने अपने उदाहरण को सामने रख करके देखिएगा, फिर समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, द्रव्य अपने कारण को नहीं मार सकता, ठीक है। कारण गुण जब शब्द जुड़ जाता है उसका कारण गुण, तो वो कैसे? कारण द्रव्य जैसे घड़े का कारण मिट्टी है, द्रव्य का कारण द्रव्य है, वो समझ में आया। पर गुण, इसमें कारण गुण और कार्य गुण वो कैसे समझ, वो नहीं आया मुझे। देखिए, कार्य गुण भी होता है ना। कार्य गुण नहीं समझ, घड़े के अंदर जो गुण है वो गुण कार्य गुण कहलाएंगे, कारण गुण कहलाएंगे। हाँ, वो ठीक है। कारण द्रव्य में कारण गुण और कार्य द्रव्य में कारण गुण, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कार्य द्रव्य में जो गुण भी, वो सारे के सारे गुण भी कार्य कहलाते हैं ना। जब घड़ा कार्य है तो उसके अंदर रहने वाले सब कुछ कार्य है, गुण भी कार्य है। और वो कार्य गुण जो है अपने कारण गुणों को नहीं समाप्त कर सकते। अच्छा, आप और शांति से बैठ करके सोचिएगा। ओम शांति 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 ही। और ये भी सबको बताना चाहूँगा, परेशान नहीं होना है, ये समझने की आवश्यकता है। इसको समझेंगे तो आपको बहुत आगे लाभ मिलेगा। ये तो बिल्कुल जी ये तो पता नहीं, हम सोच के कुछ आए थे वैशेषिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या बताया जा रहा है, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा मान करके हताश निराश बिल्कुल नहीं होना है। केवल समझने का सामर्थ्य रखना, और मैं समझना चाहता हूँ, इस चाह को सामने रखिएगा, हर चीज समझ में आएगा। मनुष्य नहीं समझेगा तो फिर कुत्ता गधा घोड़ा सुअर थोड़ा समझेगा। समझने योग्य मनुष्य होते हैं, हम सबको ही समझना है। इसलिए हताश निराश नहीं होना है, और अपने सामर्थ्य को, अपनी बुद्धि को कम आंकलन मत करना। ओम शांति 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 ही। दोबारा बोल दिया मैंने।